नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज 7.3 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये ब्याज से संबंधित है, इंटरेस्ट से संबंधित है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होती है, साधारण ब्याज कैसे निकलता है और चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकलता है, वो सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी से संबंधित सभी जो हिंदी और मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी चैप्टर हैं, वो सभी यहाँ आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में उपलब्ध रहेंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ सबसे पहले शुरू हो रहा है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज निकालने से पहले हम देखें कि साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है और चक्रवर्ती ब्याज जो है इसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि इन जो ये क्वेश्चन हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका जो फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले होता है मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन वो धन होता है जो कर्ज ली गई या दी गई राशि जो होती है वो मूलधन के अंतर्गत आती है। इसको हम प्रिंसिपल मतलब पी के रूप में हम इसको लिखते हैं। पी मतलब प्रिंसिपल जो मूलधन होता है। एक होता है ब्याज जिसको अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहा जाता है। ये क्या होता है? मूलधन पर मिलने वाला जो आय है, जो मूलधन पर अपने को जो आय प्राप्त होगी वो ब्याज कहलाती है और इसको हम आय के रूप में लिखेंगे। फिर होता है एक आता है इसमें समय। समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, इसको हम टी के रूप में लिखेंगे। जितने वर्ष या जितने महीने या फिर जितने दिनों के लिए जो ब्याज मतलब कर्ज लिया या दिया जाता है वह समय कहलाता है। फिर हम बात करें इसमें एक होती है दर जिसको अंग्रेजी में रेट कहते हैं, जिसको हम आर के रूप में लिखते हैं। ये क्या होती है? 100 रुपये मूलधन पर एक वर्ष में दी जाने वाली जो रकम होती है वो ब्याज की दर कहलाती है। फिर एक होता है मिश्र धन। मिश्र धन को अमाउंट कहा जाता है और इसको हम ए के रूप में लिखते हैं। ये क्या होता है? मूलधन और ब्याज इन दोनों को योग करने पर अपने को जो राशि प्राप्त होगी वो मिश्र धन कहलाती है। अब हम देखते हैं सबसे पहले साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है कि जब ब्याज का परिकलन जो होता है वो प्रतिवर्ष मूलधन पर किया जाता है। मूलधन क्या होता है? अभी बताया था, कर्ज ली गई या दी गई जो राशि होती है वो मूलधन कहलाती है। तो उस मूलधन पर किया जाता है तो वैसे ब्याज को साधारण ब्याज कहा जाता है और इसको हम SI सिंपल इंटरेस्ट के रूप में भी हम इसको लिखते हैं। इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है SI बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकालेंगे तो P मतलब मूलधन, R मतलब गुणा दर रेट और T मतलब समय। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, इसमें 100 का भाग देंगे तब अपने पास साधारण ब्याज आ जाएगा। एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है कि जब एक निश्चित समय के बाद ब्याज मूलधन के साथ जोड़कर अगली अवधि के लिए वो मूलधन बन जाता है, कि इसमें वो ब्याज 1 साल का जो ब्याज होता है वो भी इसमें साथ जुड़ जाता है, इसलिए इसका चक्कर चलता रहता है, इसलिए इसको चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं और वो मूलधन बन जाता है ब्याज जुड़कर। फिर ब्याज की गणना की जाती है। इस प्रकार प्राप्त ब्याज चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। इसको हम किस प्रकार निकालते हैं चक्रवर्ती ब्याज को, तो उसको निकालने का भी हम जो फॉर्मूला है वो देखने वाले हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज में भी वही P मतलब मूलधन, T समय और R दर। चक्रवर्ती ब्याज में जो R होती है, जो दर होती है वो क्या होती है? वार्षिक हो। तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसको हम कैसे निकालेंगे? चक्रवर्ती ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI, इसको CI बराबर मूलधन मतलब P ब्रैकेट
बड़ा, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर 1 प्लस आर मतलब दर बटा 100 ब्रैकेट बंद, और इधर टी समय आएगा, ये टी समय है, और -1 और फिर ब्रैकेट बंद। तो इस प्रकार ये चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र हो जाएगा। इसको हम चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए इसको हम काम में लेंगे। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। आपको इस प्रकार के कथन मिले होंगे, जैसे बैंक में एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा पर 1 वर्ष का ब्याज जो है वो 9% वार्षिक दर से, या बचत खाते पर ब्याज की दर 5% वार्षिक है। बैंक अथवा डाकघर जैसी संस्थाओं के पास जमा किए गए धन पर इन संस्थाओं का भुगतान किया गया अतिरिक्त धन जो है वो ब्याज कहलाता है। जब व्यक्ति धन उधार लेते हैं तो उनके द्वारा भी ब्याज का भुगतान किया जाता है। हम साधारण ब्याज का परिकलन करना पहले से ही जानते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि 10,000 रुपये की राशि 15% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालेंगे उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि इसमें मूलधन क्या है? पी, वो कितना है? वो दे रखा है 10,000 रुपये, और इसमें दर मतलब जो आर है, जो रेट है, वो दे रखी है 15% वार्षिक, और इसमें जो समय जिसको हम टी के रूप में लिखते हैं वो दे रखा है 2 वर्ष। तो ये अपने पास इसमें दे रखे हैं। फिर हम करें कि माना जो साधारण ब्याज है वो उसको हम किस प्रकार निकालेंगे? तो हमने साधारण ब्याज का सूत्र देखा था, SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। तो इन तीनों का गुणा होकर नीचे बट्टा 100 आ जाएगा। तो इन तीनों का गुणा करके नीचे बट्टा 100 करेंगे, और फिर जैसे 10,000 गुणा 15,000 गुणा 10,000 गुणा 15 गुणा 2/100। तो इसको हम करेंगे, तो इसको हम काटेंगे 100 से, तो ये यहाँ कितने बच गए? 100 बच गए। 100 को 15 से गुणा किया 1500, और ये 2% जो है ये 2 वर्ष का इसमें ब्याज दे रखा है। तो इसको हम करते हैं तो अपने पास रुपये 100 पर 1 वर्ष के लिए जो ब्याज दे राशि है वो 15 है, इसलिए 10,000 को 1 वर्ष के ब्याज पर हम करेंगे तो 15/100 गुणा 10,000, तो ये 1500 रुपये हो जाएगा। तो 2 वर्ष पर करेंगे तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये 3,000 हो जाएगा। इसी प्रकार हम जिस सूत्र से करते हैं तो वो भी इसमें हो जाता है। फिर इसमें दे रखा है 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि जो है वो मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 10,000, ब्याज आया है 3,000, दोनों जुड़कर 13,000 रुपये हो गया है। और हमने जो सूत्र लगाया था SI बराबर P गुणा R गुणा T, उसमें भी यही आएगा। इसमें P तो 10,000 है, R है 15 गुणा समय है 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूनी 30, 30 के आगे 2 बिंदु लगा दो। अब है प्रयास कीजिए। 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात करनी है। तो हमने जो ये एग्जाम्पल देखा है उसी तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका जो आंसर है यहाँ 13,000 आया है, और इसका आंसर आ जाएगा 16,500 रुपये। तो आप इसको निकाल कर देखें कि कैसे आया है। बस 10,000 की जगह 15,000 दे दिया, इसमें वही 2 वर्ष का है, और इसमें 15% था, इसमें 5% है। वही क्वेश्चन है, वैसा का वैसा हो जाएगा। अब आगे है चक्रवर्ती ब्याज का परिकलन। इसमें दे रखा है कि 8% ब्याज की दर से हिना 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपये उधार लेती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 2 वर्ष के अंत में चक्रवर्ती ब्याज एवं उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाली राशि हमें ज्ञात करनी है। तो इसको हमें देखना है अलग अलग चरणों में।
एक वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मान लीजिए प्रथम वर्ष का मूलधन मतलब पी जो है वो दे रखा है 20,000 रुपये, जो हमने यहाँ देखा था। SI दे रखा है 8% वार्षिक दर से प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, तो 20,000 गुणा 8/100, तो इसका 1600 रुपये हो जाएगा। फिर हमें करना है भुगतान की जाने वाली राशि अथवा प्राप्त की जाने वाली राशि निकालनी है। यह दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। मतलब पी तो 20,000 था और SI अपने पास अभी आया है 1600 रुपये, दोनों जुड़ गए 21,600 रुपये, तो ये दूसरे वर्ष का मूलधन बन गया। इसमें ब्याज भी शामिल हो गया, तभी ये क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है। इस राशि पर दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है, वही 8% पर 21,600 गुणा 8/100, और ये हो गया 1728। तो पहली बार ब्याज 1600 रुपये मिला था और अब ब्याज 1728, 128 रुपये ज़्यादा हो गया। वो चक्रवर्ती ब्याज के कारण हुआ है। फिर दूसरे वर्ष का निकालना है, तो दूसरे वर्ष का पी मूलधन आया था 21,600 और SI साधारण ब्याज आया था 1728 रुपये, दोनों जुड़कर 23,328 हो गए। तो कुल देय राशि हो जाएगी 1600 रुपये प्लस 1728, मतलब ये दोनों ब्याज के रूप में प्राप्त हुई हैं, तो ये 3328 रुपये जो है वो कुल देय ब्याज हो गया। रीता ने पूछा कि क्या ब्याज की राशि साधारण ब्याज के लिए भिन्न होगी, तो अध्यापक ने उसे 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए और स्वयं अंतर महसूस करने के लिए सुझाव दिया था। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 20,000 गुणा 8 गुणा 2/100, तो ये 3200 रुपये साधारण ब्याज हो गया। रीता ने कहा कि चक्रवर्ती ब्याज के कारण हिना को 128 रुपये अधिक भुगतान करना पड़ेगा, तो वो चक्रवर्ती ब्याज के कारण उसने ज़्यादा रुपये का भुगतान किया था। तो वो सब यहाँ दिया गया है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर। फिर है चक्रवर्ती ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमने देखा था क्या होता है। साधारण ब्याज का तो ये रहा, मूलधन दर समय बटा 100, और चक्रवर्ती ब्याज का क्या होता है, इसमें भी वही होता है जो हमने बताया था। मूलधन 1 प्लस दर बट्टा 100 बराबर P2 इसमें दे रखा है। तो ये हमने जो बताया था चक्रवर्ती ब्याज का, वो बताया था CI बराबर 1 प्लस दर बट्टा 100 ब्रैकेट बंद, यहाँ T आ जाएगा -1 और ब्रैकेट बंद। तो ये चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला है। इसको हम उस फॉर्मूले से देखेंगे, चक्रवर्ती ब्याज बराबर मूलधन बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 1 प्लस दर बट्टा 100, फिर ऊपर समय -1 और ब्रैकेट बंद। मूलधन दे रखा 12,600 रुपये, 1 प्लस दर दे रखी है 10%, तो 10/100 हो गया। समय दे रखा है 2 वर्ष और -1। अब 100 को इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं, LCM 100 लिया तो इधर गुणा भाग करेंगे 100 आएगा, और इसमें 10 जोड़ देंगे 110/100 आ जाएगा। समय 2 वर्ष है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 110/100 गुणा 110/100 और आगे -1 है, और इधर यही संख्या आ जाएगी 12,600 रुपये। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 को 11 से गुणा किया 121 और 10 को 10 से गुणा किया 100, तो 121/100 -1, इसको हल करेंगे तो 12,600 ब्रैकेट 121/100 -1, तो -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, LCM 100 लिया तो इधर 100 आ जाएगा। 121 से 100 कम करेंगे तो 21 आएगा, 21/100, और इधर मूलधन 12,600, 100 का 00 से 00 कैंसिल, 126 को 21 से गुणा करेंगे तो अपने पास यही आंसर आ जाएगा 2646 रुपये। तो ये तो इस फॉर्मूले से था। अब हम बुक में जो फॉर्मूला दे रखा है उसके आधार पर देखते हैं। तो हमें A मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बट्टा 100 और N जो है वो समय है। तो यहाँ सब कुछ ये दे रखा है, वर्षों की संख्या N दे रखी है, ये हो जाएगा 2A 12,600 1 प्लस 10/100 और ऊपर 2 समय दे रखा है। तो ये इस प्रकार ये 2 बार आ जाएगा 111/10 गुणा 11/10, जो हमने
21/100 किया था वो इसी आधार पर हुआ था। तो ये 15,246 रुपये जो है ये अपने पास इसका आंसर आ चुका है। आगे चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे तो ए माइनस पी आ जाएगा। ए अपने पास 15,240 है और पी जो है वो 12,600 है। इसको कम करेंगे तो ये 2646 रुपये अपने पास चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। अब हम आगे देखें, प्रयास कीजिए। इसमें दे रखा है 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार से होगा। इसका आंसर हम आपको बता दें, आप इसको करके देखें। इसका आंसर 820 रुपये आ जाएगा। तो आपको 2 विधियाँ बताई हैं, दोनों में या तो एग्जाम्पल के आधार पर इसको कर लो वही आंसर आएगा, या आप मैंने जो फॉर्मूला बताया उस आधार पर करोगे तभी भी ये 820 रुपये इसका चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। अब है चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र के अनुप्रयोग। तो इसमें पहला है जनसंख्या में वृद्धि मतलब ह्रास अथवा ह्रास होता है कमी। यदि बैक्टीरिया वृद्धि की दर ज्ञात है तो उसकी कुल वृद्धि ज्ञात करना। किसी वस्तु का मान ज्ञात करना यदि मध्यवर्ती वर्षों में इसके मूल्य में वृद्धि या फिर कमी होती है। एक एग्जाम्पल दे रखा है कि वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। वर्ष 2000 के अंत में उस शहर की जनसंख्या हमें निकालनी है कि उसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो रही है, इसलिए प्रत्येक नए वर्ष की नई जनसंख्या होती है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यह संयोजित रूप से लगातार बढ़ रही है। 1998 के शुरू में जनसंख्या 20,000 थी। इसको हम प्रथम वर्ष का मूलधन मान लेते हैं। 5% की दर से वृद्धि होगी तो 5/100 गुणा 20,000 तो 1,000 की वृद्धि हो जाएगी। 1999 में जनसंख्या 20,000 प्लस 1,000 ये जुड़ जाएंगे तो 21,000 हो गए। 5% की दर से दोबारा वृद्धि हो रही है तो ये 1,050 आ जाएगा। फिर 2000 में जनसंख्या ज्ञात करेंगे तो इसमें 1,050 इसमें जुड़ जाएगा तो 21,000 प्लस 1,050 ये 22,050 हो जाएगा। फिर 5% की दर से दोबारा वृद्धि हो रही है तो ये 1,102.5 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। वर्ष 2000 के अंत में जो जनसंख्या वो हो जाएगी 22,050 प्लस 1,102.5 दोनों को जोड़ देंगे तो ये 23,152.5 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम सूत्र की सहायता से भी कर सकते हैं। इसमें सूत्र की सहायता से कैसे करेंगे, 20,000 प्लस ये तो मूलधन हो गया 1 प्लस दर बटा 100 और ये इधर समय मतलब ये 3 बार लिखना है तो 105/100 105/100 105/100 है। 3 बार किया, इसको काट कर किया तो 21/20 21/20 21/20 हो गया। 20,000 से गुणा करना है तो यही आंसर अपने पास आ जाएगा 23,152.5 जो यहाँ आंसर आया था। तो ये तो फॉर्मूले से हो गया, इसलिए लगभग इसकी ये जनसंख्या हो गई है। अरुणा ने पूछा यदि जनसंख्या में कमी होती है तो क्या करना है, तब अध्यापक ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है एक टीवी 21,000 रुपये में खरीदा गया। 1 वर्ष के बाद टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन का अर्थ होता है वस्तु के उपयोग और उम्र के कारण उसके मूल्य में कमी होती है। 1 वर्ष के बाद टीवी का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ मूलधन P दे रखा है 21,000 रुपये। अवमूल्यन मतलब कमी जो हो रही है वो प्रतिवर्ष हो रही है 21,000 रुपये का 5% जो दर है। तो 21,000 गुणा 5 समय दे रखा 1 वर्ष गुणा 1/100 2 0 से 2 0 कैंसिल 210 को 5 से गुणा किया 1,050 आ गए। 1 वर्ष के अंत में टीवी का मूल्य हो जाएगा 21,000 में माइनस 1,050 कम कर देंगे तो 19,950 रुपये हो जाएगा। फिर है ये इसमें फॉर्मूले से दे रखा है 1 वर्ष के अंत में मूल्य हो जाएगा 21,000 1 माइनस कमी हो रही है तो यहाँ माइनस और अगर वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो यहाँ ह्रास हो रहा है कमी हो रहा है तो माइनस आ जाएगा। तो इसमें 100 में 5 माइनस करेंगे तो ये 95/100 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो ये 19 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा तो 19/20 हो गया। 0 से 0 कैंसिल 2 से इसको कैंसिल किया 19 से गुणा किया 19,950 इसका राइट आंसर आ गया।
फिर आगे दे रखा है इसमें प्रयास कीजिए। इसमें दे रखा है कि 10,500 रुपये मूल्य की एक मशीन का 5% की दर से अवमूल्यन हो रहा, मतलब कमी हो रही है, तो इसमें ये माइनस वाला चिन्ह ही लगेगा। 1 वर्ष के पश्चात इसका मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा। इस संख्या की जगह आपको लिखना है ये संख्या 1 - 5/100, ये ऐसा कैसा आ जाएगा, तो यहाँ 19/20 हो जाएगा। इसकी जगह यही संख्या आ जाएगी और फिर इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ इस आंसर की जगह 9,975 रुपये जो है वो अपना राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है। यदि वृद्धि की दर जो है वो 4% है और 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या हमें निकालनी है, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि 2 वर्ष पश्चात जो है वो शहर की जनसंख्या P2 हो जाएगी। P क्या था, मूलधन था, तो यहाँ P2 जो है वो बराबर हो जाएगा P गुणा 1 प्लस दर बटा 100। दर कितनी है, 4 है, तो ये 104/100 आ जाएगा। तो ये 12 लाख गुणा 104/100 गुणा 104/100, यहाँ 2 बार है तो 104/100 गुणा 104/100, ये 2 बार आ जाएगा और इधर गुणा में वही 10 लाख रहेगा। इसको हम काटेंगे तो ये 26/25 आ जाएगा, दोनों ही 26/25 आ जाएंगे और फिर इनको भी हम काटेंगे 15 लाख से, तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12,97,920। तो 2 वर्ष के बाद में वो जनसंख्या 12 लाख से हो जाएगी 12,97,920। तो ये 4% की वृद्धि के दर के हिसाब से बढ़ती जाएगी। अब हम इस एक्सरसाइज से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, तो इसमें क्या ज्ञात करना है, 2001 में जनसंख्या कितनी थी और 2005 में उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। 2003 की जनसंख्या इसमें दे रखी है, तो इसमें हम मान लें कि माना कि, पहले हम करेंगे फर्स्ट वाला, इसमें लिखेंगे माना कि 2001 में जनसंख्या कितनी थी, P मान लेते हैं। 2000 में जनसंख्या कितनी थी, P मान ली। अब वर्तमान जनसंख्या जो है वो हो जाएगी P ब्रैकेट 1 प्लस दर बटा 100 ब्रैकेट बंद और इधर T समय हो जाएगा। P दे रखा है, यहाँ P दिया नहीं है, 54,000 जो है वो यहाँ वाली जनसंख्या हो जाएगी, मतलब वर्तमान जनसंख्या मान लो 54,000 है और आगे बराबर इधर P हो गया 1 प्लस R दे रखी है कितनी, 5%, तो ये बराबर P और 1 प्लस R 5/100 हो जाएगा और ये समय दे रखा है 2 वर्ष, तो ये 105/100 2 बार आ जाएगा। तो ये P और गुणा 105/100 गुणा 105/100, ये पहले वाला किस प्रकार हो गया, 54,000 बराबर P गुणा 105/100 गुणा 105/100, तो ये 21/100 21/20 21/20 ये हो जाएंगे, दोनों ही 21/20 हो जाएंगे। अब P निकालेंगे तो ये संख्या उलट कर नीचे आ जाएगी और ये संख्या ऊपर चली जाएगी। तो अब हम इसका P निकालेंगे, P बराबर ये हो जाएगा, या तो ऐसे ही कर लो 100/105 गुणा 100/105, या आप इसको काट के कर सकते हो और ये 54,000 हो जाएगा। अब इन सभी को ऐसे काट के करेंगे तो ये 21 ये 20 ये 21 ये 20 21 गुणा करके इधर से गुणा करते हैं और ऊपर वाली दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी 48,979.59। तो ये जो है ये 48,980 के आसपास जो है वो 2001 की जनसंख्या
अपने को प्राप्त हो जाएगी। अब 2 नंबर का इसमें दे रखा है 2005 में कितनी हो जाएगी। तो 2003 में जो जनसंख्या है वो दे रखी है 54,000, पी दे रखा है 54,000। तो 2003 की दे रखी है, तो 2 वर्ष बाद में जनसंख्या 2005 में कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी पी 1 + r/100। और वही यहाँ टी समय जो है वो 2 दे रखा है, तो 105/100 इसमें आ गया। तो इसमें 54,000 गुणा 105/100 गुणा 105/100। तो इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इसमें ये 21/20 हो गए। इसमें 1 जीरो और कैंसिल कर दिया, तीनों जीरो हो गए। 2 को 4 से किया 27 आ गया। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 59,535 जो है वो 2005 की जनसंख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की जो संख्या है वो 2.5% प्रति घंटे की दर से वृद्धि इसमें हो रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरियों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है P बराबर बैक्टीरिया की वास्तविक संख्या बराबर 5,06,000, और इसमें वृद्धि दर दे रखी है 2.5 प्रति घंटा, और टाइम दे रखा है वो दे रखा है 2 वर्ष। तो ये हो जाएगा 5,06,000 गुणा 102.5/100 गुणा 102.5/100। 2.5 को हम प्रतिशत से गुणा करते हैं तो ये 102.5/100 हो जाएगा। तो ये हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 + 2.5/100 था, तो इसको 102.5 ये आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर ये अपने पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5,31,616.25। तो ये जो बैक्टीरिया की संख्या है 2 घंटे के बाद में वो लगभग हो जाएगी 5,31,616 के आसपास। आगे 0.25 दे रखा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अंतिम जो है वो है 3rd नंबर। एक स्कूटर 42,000 रुपये में तो खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, मतलब कमी हो रही है। तो 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य हमें निकालना है। तो इसको हम करेंगे, तो इसमें दिया गया है मूल्य, मतलब जो मूलधन P बराबर दिया गया है अपने पास 42,000 रुपये, और अवमूल्यन दर जो है वो दे रखी है 8% वार्षिक। तो 1 वर्ष का मान हो जाएगा P गुणा, या ब्रैकेट कर दो 1, और इसमें अवमूल्यन हो रहा है, कमी हो रही है, तो ये माइनस हो जाएगा r/100, और जहाँ वृद्धि हो रही है वहाँ यहाँ प्लस हो जाता है, और इधर P। तो यहाँ P दे रखा है अपने को 42,000, 1 - r दे रखा है 8/100, तो ये 100 से 8 घटाएंगे तो ये 92/100 हो जाएगा, और समय 1 दे रखा है तो 1 बार ही होगा। तो ये 42,000 गुणा 92/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 420 को 92 से गुणा करते हैं तो अपने पास 38,640 रुपये जो है वो 1 वर्ष के बाद में स्कूटर का मूल्य हो जाएगा। 8% वार्षिक दर की कमी की वजह से इसकी कीमत जो होती है वो कम होती जा रही है। तो इस प्रकार इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इस एक्सरसाइज मतलब इस चैप्टर से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिए गए हैं, आप इनको भी पढ़कर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।